घर को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था और वहाँ के गार्डन में बीचों बीच मंडप सजाया गया था। वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े मिनिस्टर के साथ बिजनेस वार्ड के लोग मौजूद भी थे। वहाँ का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था जैसा कि किसी बड़े मिनिस्टर या बिजनेस टाइकून की लड़की या बेटे की शादी हो रही हो। उस मंडप के अंदर इस वक्त एक दुल्हन लाल कलर के जोड़े में अपने चेहरे को घूंघट में छुपाए चुपचाप बैठी हुई थी और वहीं अपने सिर पर सेहरा लगाए एक लगभग 27 साल का इंसान बैठा हुआ था। उस इंसान के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे और वो बस इस वक्त हवन कुंड में जल रही अग्नि को ही अपनी लाल तीखी नज़रों से देख रहा था। उस इंसान का चेहरा काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था, लेकिन चेहरे पर इस वक्त शक्ति थी। उस इंसान का चेहरा काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था, लेकिन चेहरे पर इस वक्त शक्ति थी, जो उसके हैंडसम चेहरे को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। पंडित जी जो मंत्र पढ़ रहे थे वो कहते हैं, वधू के मांग में सिंदूर भरो। अब वो इंसान ने इसके जवाब में कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया और उसने थाल में रखे सिंदूर को अपनी मुट्ठियों में भरा और वो बिना उस लड़की के घूंघट को उठाए अपने हाथ अंदर ले जाकर उसके मांग में पूरा सिंदूर भर दिया। उस लड़की की आंखें कसकर बंद हो गई। घूंघट की वजह से उस लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके हाथ इस वक्त जरूर कांप रहे थे। सिंदूर पड़ते ही वहां मौजूद सभी जोर जोर से तालियां बजाने लगे। तभी एक हीरे जवाहरात से सजी बूढ़ी औरत ने घमंड के साथ मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार आज हमारे पोते की शादी हो ही गई। आज हमारे कपूर खानदान में बहू आ चुकी है। इस खुशी में हम पूरे शहर को अपने तरफ से इनविटेशन देंगे। एक भी घर छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अब हमारे घर में खुशी आई है। तभी एक लगभग 26 से 27 साल का इंसान मुस्कुराते हुए बोला, अब बस हम यही उम्मीद करेंगे कि मेरी बहन आपके कपूर खानदान में हमेशा खुश रहे। इसके जवाब में एक बूढ़ा आदमी जो काफ़ी रईस कपड़े पहने हुए था, उसने कहा, राज बेटा, तुम परेशान मत हो। यहाँ से हम बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी लेकर जा रहे हैं। उसे हम बहुत खुशी देंगे। ये सुनकर राज मुस्कुराते हुए मंडप की तरफ देखने लगा। वहाँ चारों तरफ खुशियाँ थीं। तभी एक गुस्से भरी आवाज़ उस पूरे मंडप में गूंज उठी, ये शादी भले ही हुई है, लेकिन मेरा इस शादी से कोई लेना देना नहीं है। उस इंसान की ये बात सुनते ही वहाँ मौजूद सभी के सभी शौक हो गए और सभी उसे ही देखने लगे। तो वहीं वो मंडप में बैठे दुल्हन, जो अभी अपनी जगह से खड़ी हो ही रही थी, कि ये सुनकर एकदम से अपने आप जमीन पर बैठ गई। अभी राज घबराते हुए बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी अभी तो आपने मेरी बहन के साथ शादी की है और आप शादी के तुरंत बाद ही उससे ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ सकते हैं? इसके जवाब में कबीर कपूर ने बिना किसी भाव के कहा, मैंने अपना फैसला ले लिया है। मुझे शादी से कोई लेना देना नहीं और ना ही मुझे तुम्हारी बहन से कोई लेना देना है। उसकी शादी मुझसे हुई है, लेकिन वो मेरी बीवी नहीं है, वो सिर्फ कपूर खानदान की बहू है। ये कहकर कबीर ने अपने गले में मौजूद उस वरमाला को झटके से तोड़कर वहाँ जमीन पर फेंक दिया और वहाँ से बाहर निकल गया। इधर उसे ऐसे जाते देख राघवेंद्र जी तो गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, कबीर, ये क्या कर रहे हो तुम ऐसे नहीं जा सकते शादी तोड़कर। क्या तुम पागल हो गए हो? तो वहीं लेखा जी भी घबराते हुए बोली, हाँ कबीर बेटा, ये सब तुम क्या कर रहे हो? अभी अभी तो हमारे कपूर खानदान में खुशी आई थी और तुम इस तरह से शादी तोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन कबीर ने किसी के बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से सीधे निकल गया। सभी बस एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। इधर मंडप में वो दुल्हन अभी भी बस उसी तरह बेसुध सी बैठी हुई थी। तभी राज गुस्से के साथ राघवेंद्र और लेखा जी की तरफ देखकर बोले, ये क्या किया आपके पोते ने? जब उसे मेरी बहन से कोई रिश्ता ही नहीं रखना था तो उसने शादी ही क्यों की? इसके जवाब में राघवेंद्र ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी हुई है। तुम फिक्र मत करो, मैं अपने पोते को जरूर समझूंगा। ये सुनकर राज ने गुस्से से मंडप में अपनी बहन की तरफ देखकर कहा, क्या समझाओगे आप उसे? क्या आप मेरी बहन की हालत नहीं देख रहे हैं? वो इस वक्त कितना टूट चुकी है। एक लड़की की शादी इस तरह टूटना बहुत
बड़ी बात होती है और ये तो टूटी भी नहीं है बल्कि ये जोड़कर भी टूट चुकी है। ये सब सुनकर लेखा और राघवेंद्र खामोश हो गए। वहाँ बाकी सभी मौजूद अब ऑफिस आपस में गपशप करने लगे। ये सब कुछ देखकर लेखा जी ने गुस्से में कहा, कबीर ने ठीक नहीं किया, कितनी बदनामी हो रही है हमारी चारों तरफ। अब हमें क्या करना चाहिए? इसके जवाब में राघवेंद्र ने कहा, कबीर तो अब बहू से रिश्ता रखेगा नहीं तो हम क्या करें? क्या हमें बहू को अपने कपूर खानदान में लेकर जाना चाहिए? के जवाब में लेखा ने एक नज़र चारों तरफ देखा। सभी उन्हें अजीब नज़रों से देख रहे थे। ये सब देखकर लेखा ने कहा, आपको पता है कि हम कपूर हैं। हमारा मुंबई के साथ साथ इस दुनिया में भी बहुत नाम है। और अगर ये बात मीडिया तक गई कि हमारे पोते ने अपनी शादी में अपनी दुल्हन को छोड़कर ऐसे चला गया तो दिक्कत हो सकती है। चारों तरफ हमारी खूब बदनामी होगी। इससे अच्छा है कि हम बहू को अपने साथ लेकर चलें। जो भी होगा हम घर में समझ लेंगे और समझा भी देंगे। सब सुनकर राघवेंद्र जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया और राज से बोला, राज बेटा तुम फिक्र मत करो, बेशक ये कबीर ने रिश्ता तोड़ दिया लेकिन हम आरुषि बेटा को अपने साथ लेकर जाएंगे। हम उसे उसी तरह लेकर जाएंगे जैसे एक बेटी अपने मायके से विदा होती है। ये सब सुनकर राज ने गुस्से से कहा, लेकिन इसका क्या फायदा जब उसे वहां पर वो इज्जत और पति का प्यार ही नहीं मिलेगा जो एक बेटी को मिलता है। आखिर क्या आप सब जताना चाहते हैं? लेखा जी ने इसके जवाब में कहा, देखो राज बेटा, यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम काफ़ी शर्मिंदा हैं। खासकर हमारे पोते ने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया और इसके लिए हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं। हमें माफ़ कर दो और हमें हमारे साथ अपनी बहू को ले जाने दो। ये सुन राज ने गुस्से में कहा, उसे मेरी बहन के साथ इसी तरह रिश्ता रखना था तो उसने शादी ही क्यों की? वो शादी ही ना करता। नहीं सुनकर राघवेंद्र जी ने कहा, यही बात हमें भी समझ नहीं आ रही है। अगर उसे शादी निभानी नहीं थी तो उसने शादी ही क्यों की? लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम इसके बारे में ज़रूर उससे बात करेंगे और हम वादा करते हैं कि हम आरुषि को एक भी आंसू नहीं देंगे। ये सुनकर राज ने गुस्से के साथ उन दोनों को देखा और फिर सीधे मंडप की तरफ बढ़ गया। वो लड़की अभी भी घूंघट में बस उसी तरह बैठी हुई थी जैसे उस लड़की को कोई सदमा लग गया हो। तभी राज उसके पास गया और उसे उठाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, आरुषि क्या तुम ठीक हो? और तभी आरुषि राज के सीने से लग गई और जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर सभी उसे देखने लगे और वहीं राघवेंद्र जी ने गुस्से के साथ कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें ये सब भी देखना पड़ेगा। कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं। हम कितना कुछ सोच रहे थे। अगर कबीर को ये शादी नहीं करनी थी तो पहले बोल देता और शादी करके अब पीछे हट रहा है। आखिर क्यों किया तूने कबीर बेटा ये सब? इसके जवाब में लेका ने कुछ सोचकर कहा, मुझे लगता है ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। कबीर हमारा कितना समझदार है। वो अपने दम पर कितनी कंपनियां अकेले संभालता है। वो ऐसे बच्चों जैसी हरकतें नहीं करेगा। ज़रूर कोई ना कोई वजह ज़रूर है इसके पीछे ऐसा करने की। ये सुनकर राघवेंद्र ने गुस्से से कहा, चाहे जो वजह हो, लेकिन उसने ये ठीक नहीं किया। चारों तरफ हमारी बदनामी हो रही है। इसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। कहकर वो भी मंडप की तरफ बढ़ गए। इधर अब सभी धीरे धीरे करके जा चुके थे और वहीं आरुषि अभी भी रोई जा रही थी। तभी राज ने उसे संभालते हुए कहा, प्लीज़ शांत हो जाओ गुड्डू। मुझे पता है इस वक्त तुम्हें तकलीफ हो रही है लेकिन प्लीज़ संभालो खुद को। तभी आरुषि की बहुत ही मीठी लेकिन ज्योति हुई आवाज़ आई, भाई उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? वो ऐसे क्यों मुझसे रिश्ता तोड़कर चले गए? ये कहकर वो और भी ज़्यादा रोने लगी। तभी राज ने गुस्से से कहा, तुम फिक्र मत करो, वो इंसान जितना तुम्हें रुला रहा है उससे दुगना उसे रोना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूँगा, उससे पूछूंगा। तभी वहाँ पर राघवेंद्र जी आते हुए बोले, राज चारों तरफ लोग हमें देख रहे हैं। मुझे लगता है कि अब तुम्हें आरुषि की विदाई कर देनी चाहिए। मुहूर्त भी हो रहा है विदाई का। नहीं सुनकर राज गुस्से से बोला, जब दूल्हा ही नहीं है तो विदाई किस शक से करूं मैं? ये सुनकर राघवेंद्र ने कहा, देखो राज बेटा, मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकता हूँ लेकिन तुम शादी के बाद अपनी बहन को घर में भी तो बिठा कर नहीं रख सकते ना। समाज तुम्हें ही कहेगी, इसलिए जैसा भी है तुम इसे हमारे साथ भेज दो, हम इसका ख्याल रखेंगे।
तभी राज ने गुस्से के साथ कहा, नहीं, मैं अपनी बहन को आप सबके साथ कभी नहीं भेजूंगा। मुझे आप सब पर यकीन नहीं है। पहली बात तो आप सब हम सब से बहुत ऊंचे खानदान वाले हैं, और अगर वहाँ जाकर आप सब ने मेरी बहन के साथ कुछ उल्टा सीधा किया तो। और फिर तभी आरुषि की आवाज़ आई, भैया आप मेरी विदाई कर दीजिए, मैं उनके साथ जाऊंगी। ये सुनते ही राज बोलते बोलते रुक गया और उसने गुस्से के साथ कहा, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? इसके जवाब में आरुषि ने कहा, प्लीज़ भाई आप मेरी बात मान लीजिए। जैसे मैंने आपकी बात मानकर ये शादी की थी, उसी तरह आप मेरी बात मानकर मेरी विदाई कर दीजिए। मैं अब आपके सर पर और बोझ नहीं बनाना चाहती। आपने पहले ही बचपन से लेकर आज तक मेरे लिए बहुत कुछ कर लिया है। अब मेरे साथ जो कुछ भी होगा मैं उसे अपनी किस्मत मान लूंगी। ये सुनकर राज अपनी नम आवाज में बोला, तुम मेरे लिए कभी बोझ नहीं थी पागल लड़की, तुम मेरा सब कुछ हो। मेरा दुनिया में तेरे सिवा है ही कौन बेटा? तू ये क्यों बोल रही है? तू जानती है कि तेरा भाई तेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मैं तुम्हें इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकता, कहकर राज ने फिर से उसे अपने सीने से लगा लिया। एक बार फिर से आरुषि के आंसू निकलने लगे। अभी भी वो घूंघट में थी और वो इस तरह घूंघट में खुद को संभालते हुए अपनी जगह से उठी। राज ने भी अब गहरी सांस ली। राघवेंद्र और लेखा जी की तरफ देखकर बोला, मैं अपनी बहन को आपके साथ भेजने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप सब वादा कीजिए कि मेरी बहन के साथ वहाँ कुछ भी बुरा बर्ताव नहीं होगा, ना कुछ गलत। क्योंकि जिस तरह आपके पोते ने मेरी बहन से रिश्ता तोड़ा है और जिस तरह वो यहाँ से उसे छोड़कर गया है, मुझे उस पर यकीन नहीं है। और अगर मेरी बहन के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं आप सब में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। बेशक मैं आप सबके जितना अमीर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सब सुनकर राघवेंद्र जी ने कहा, तुम हम पर यकीन रखो, हमने जो कहा है हम अपना वादा जरूर निभाएंगे। हम उसे अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे, और देखना बहुत जल्द कबीर इसे अपना लेगा। इसके जवाब में राज ने कुछ नहीं कहा और फिर विदाई की रस्म शुरू हुई। कुछ ही देर में राज ने उसे कार में बिठाते हुए कहा, आरुषि अपना ख्याल रखना, और अगर वहाँ कोई भी तुम्हें परेशान करता है तो तुम तुरंत मेरे पास कॉल करना, मैं वहाँ आ जाऊँगा। तुम ये मत सोचना कि तुम मुझसे दूर हो तो तुम्हारा भाई भी तुमसे दूर है। मैं तुम्हारे पास हर वक्त आने के लिए तैयार हूँ। आरुषि अभी भी घूंघट में थी और वो घूंघट में ही बोली, भाई आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि मैं जो सोचकर यहाँ से जा रही हूँ, अब जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं यहाँ वापस नहीं आऊँगी। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। अब आप बस न जान लीजिए कि मेरी जिम्मेदारी आपके सिर से हट चुकी है। इसी के साथ आरुषि कार में बैठ गई और कुछ ही देर में वहाँ पर आई सभी कार एक एक करके निकल गईं और राज बस जाते हुए उन्हें देखता रह गया। वहीं कपूर पैलेस के बाहर कार आकर रुकी, जिसमें से राघवेंद्र जी और उनकी बीवी लेखा जी बाहर निकली। वो दोनों दूसरी कार की तरफ बढ़ गए। लेखा जी ने कार से आरुषि को बाहर निकाला और वो उसे लेकर अंदर की तरफ जाने लगी। पूरे कपूर पैलेस को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था और इस वक्त बाहर नई बहू के स्वागत में ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे थे। लेकिन तभी गुस्से के साथ राघवेंद्र जी ने कहा, बंद करो ये सब कुछ, यहाँ कोई खुशियाँ नहीं है। ये सुनते ही वो ढोल नगाड़े हो गए। तो वहीं आरुषि ने अपने हाथों की मुट्ठियाँ बंद कर दी। वो अभी भी घूंघट में थी और बस घूंघट से ही चारों तरफ देखे जा रही थी। तभी लेखा जी ने राघवेंद्र जी से कहा, सही कहा आपने, अब हमारा पोता ही जब हमारे साथ नहीं है तो शादी की खुशियों का क्या करेंगे हम। इसलिए सबसे पहले हमें अपने पोते को घर वापस बुलाना होगा, उसके बाद ही नई बहू का स्वागत सत्कार होगा। ये कहकर वो अब आरुषि की तरफ देखने लगी और बोली, बहू हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारा गृह प्रवेश नहीं करवा सकते। हम तुम्हें ऐसे ही अंदर लेकर जाएंगे, क्योंकि गृह प्रवेश हमेशा पति के साथ पत्नी का होता है। लेकिन इस वक्त कबीर तुम्हें छोड़कर चला गया है, इसलिए हम तुम्हें ऐसे ही अंदर लेकर जा रहे हैं। आरुषि ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना
सर नीचे झुका लिया, जिसे देखकर लेखा जी उसे लेकर नीचे अंदर की तरफ बढ़ गई और वहीं राघवेंद्र जी भी अंदर आए। वो सीधा अपने स्टडी रूम में चले गए। स्टडी रूम में पहुंचते ही उन्होंने कबीर के पास फ़ोन करना शुरू कर दिया, लेकिन कबीर ने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया, जिसे देखकर लेखा जी ने गुस्से के साथ कहा, आखिर इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है? ये ऐसे क्यों कर रहा है? मुझे कुछ ना कुछ तो शक हो रहा है इसके ऊपर। ये कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है जो हमारे ख़ानदान के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। इधर दूसरी तरफ लेखा जी आरुषि को लेकर एक रूम के बाहर आकर रुक गईं। फिर उन्होंने आरुषि से कहा, बहू, ये कमरा तुम्हारे पति कबीर का। हालांकि यहाँ पर किसी को आने की परमिशन नहीं है, लेकिन तुम उसकी बीवी हो, इसलिए तुम्हें इसी कमरे में रहना पड़ेगा। फिर वो चाहे इस रिश्ते को माने या न माने, लेकिन उसने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा है और तुम्हारे गले में अपने नाम का मंगलसूत्र पहनाया है। इसलिए इस घर पर और उसके हर एक चीज़ पर तुम्हारा बराबर का हक है। तुम्हें यहाँ किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ निडर बनकर रहना। देर बाद दोनों वहाँ से निकल जाती हैं और आरुषि वहाँ जाकर बैठ जाती है बेड पर। वही कबीर भी वहाँ कुछ देर में आ जाता है। वहाँ कमरे में काफ़ी अंधेरा था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आया। वो रूम की तरफ गया तो उसने लाइट को ऑन किया, जहाँ उसने देखा आरुषि घूंघट लिए ही सो चुकी है। कबीर को उस पर बहुत गुस्सा आया। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर निकाल दिया। आरुषि कुछ समझ ही नहीं पाई और कबीर कहता है, आगे से मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। कबीर की बात सुन आरुषि मायूस हो जाती है। उसने कहा, वो तो मैं यहाँ नहीं आई थी, दादी ही इतना ही कहा था कि कबीर ने कहा, चुप, बिल्कुल, जाओ यहाँ से, जहाँ जाना हो। हालांकि उसने आरुषि का चेहरा नहीं देखा था और वो बाहर चली जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्योंकि उसको तो कुछ पता ही नहीं था कि वो कहीं भी जा सके। उसको कुछ नहीं मिला तो वो बाहर छत तरफ जाकर देखा, जहाँ पर एक बेड है, तो वो वहीं जाकर सो गई। छत की चारों तरफ दीवार थी, ऊपर से कवर था और पूरा खुला हुआ था। इस वजह से आरुषि को ठंड लग रही थी, लेकिन वो क्या करती, उसने रात छत पर ही बिताई। वहीं उसने इतना हैवी लहंगा भी चेंज नहीं कर पाया था। कबीर अपने मन में सोचता है, पता नहीं किस गवार को मेरे गले डाल दिया। बहन जी टाइप लड़की, गरीब घर की लड़की, मैं कहाँ, वो कहाँ। मैंने तो उसका चेहरा तक नहीं देखा है। गांव की है, काली ही होगी। वो तो मजबूरी में शादी करनी पड़ी, नहीं तो मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करता उससे। ये कहकर कबीर उठकर छत पर जाता है तो देखता है आरुषि सोई हुई थी और ठंड से ठिठुर रही थी। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? अभी कहीं देख लेगा तो। आरुषि नींद में थी। कबीर उसके पास जाकर कहता है, ओए लड़की, उठ। आरुषि नहीं उठी तो कबीर की नज़र उसके खुले हुए पेट पर चली जाती है, जिसको देख कबीर ना चाहते हुए भी उसके पेट पर अपना हाथ रख देता है और उसे सहलाने लगता है। इस एहसास से आरुषि की बंद आंखें खुल जाती हैं और वो उठकर कबीर का हाथ अपने शरीर से हटा देती है। वो कहती है, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की? कबीर ये सुन कहता है, ओ हेलो, ज़्यादा नाटक मत करो। मुझे कोई शौक नहीं है तुम जैसी बहन जी टाइप लड़की को छूने का। आरुषि कहती है, आपके हाथ मेरे कमर पर थे, वो क्या था? आरुषि की बात सुन कबीर कहता है, तुम्हारी कमर खुली तुम्हारी कमर खुद खुली हुई थी तो हाथ पहुंच गया। आरुषि कुछ नहीं कहती और वहां से नीचे जाने लगती है। वहीं कबीर कहता है, आखिर ये हुआ क्या मुझे, जो इस तरह से इस लड़की के करीब चला गया था मैं। आरुषि नीचे जाती है तो सामने रेखा जी मिल जाती है। बेटा, छत पर क्यों गई हुई थी तुम इतनी ठंड में, और तुमने अभी तक कपड़े भी चेंज नहीं किया? पीछे से कबीर भी नीचे आ जाता है और रेखा जी दोनों को देख सोच में पड़ गई। आप ऊपर क्या कर रही थी? कबीर कहता है, दादी मैं अपना एक्सरसाइज करने गया था, वहाँ मुझे ये मिल गई। ऊपर ठंड में सो रही थी दादी। दादी कहती है, बेटा आप वहाँ इतनी ठंड में क्यों सोई हुई थी? आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी ऐसे में, और मैंने तो आपको बोला था कि कबीर के कमरे में रहना, फिर क्यों गई आप वहाँ? ये सुन कबीर कहता है, मैंने ही इसे बाहर निकाल लिया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये ऊपर छत पर चली जाएगी।
दादी कहती है इसमें गलती आपकी है, बेचारी को समझ नहीं आया होगा कहाँ जाए कहाँ ना जाए। इतनी बड़ी हवेली है कैसे जान पाती। कबीर कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। आरूसी को लेकर दादी फिर कबीर के कमरे में भेज देती है। कबीर कहता है देखो दादी, इसको जहाँ रखना हो रखो, लेकिन मेरे कमरे में बिल्कुल भी नहीं। दादी कहती है बहुत हो चुकी तुम्हारी मनमानी, अब अगर तुमने इसे दोबारा बाहर भेजा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे। जाओ बेटा, तुम अपने कपड़े चेंज कर लो और नहा लो, नहाकर रेडी हो जाओ, तुम्हारी पहली रसोई है। आरूसी कहती है दादी क्या फ़ायदा इस सब का। दादी कहती है मैं तुम्हें तुम्हारे हालत समझती हूँ, चिंता मत करो, सब ठीक होगा, जाओ तुम। और आरूसी वापस कबीर के कमरे में चली जाती है। कबीर कहता है समझती क्या हो तुम अपने आप को, मना नहीं कर सकती थी कि मुझे नहीं रहना इसके साथ। कमरे में आरूसी कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कपड़े निकाल वहां से चली जाती है। तुमसे बात कर रहा हूँ मैं, सुनाई नहीं देता तुम्हें? हाँ। आरूसी का दुपट्टा कबीर एकदम पकड़ खींच कर फेंक देता है और इस हरकत से आरूसी अपने लुक पीछे की ओर कर लेती है। उसने अपना मुंह फेर लिया था और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। इस समय आरूसी की पीठ कबीर की तरफ थी। आरूसी को ऐसा असहज देख कबीर उसके आगे आ जाता है, जिससे आरूसी अपना चेहरा हाथों से छिपा लेती है। ये देख कबीर को और गुस्सा आ जाता है। ये क्या कर रही हो तुम, पागल हो क्या? ये नाटक क्यों, किस लिए? इसे शर्माने का मतलब क्या है तुम्हारा? देखो मैं अच्छे से जानता हूँ इस चेहरे के पीछे एक काला चेहरा ही छिपा हुआ है। इसे ज़्यादा छिपाने की कोशिश मत करो, मुझे अच्छे से पता है। कबीर की बात आरूसी को बहुत दर्द दे रही थी, लेकिन वो चुपचाप सुन रही थी, तो सिर्फ अपने भाई की वजह से। वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी कि उसे एक घर छोड़कर जाना पड़े। वहीं कबीर को गुस्सा आ रहा था और वो अपना कोट उठा वहाँ से निकल जाता है और दादी से कहता है दादी, इस बहन जी टाइप को मेरे गले बांध दिया आपने। आप लोगों ने बिना देखे मेरी उस गवार से शादी करवा दी। मैं जा रहा हूँ और रात में आऊँगा, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करूँगा। बिल्कुल भी मुझे फ़ोन कॉल ना करें, जब मेरा मन भर जाएगा मैं वापस आ जाऊँगा। कबीर की बात सुन रेखा जी कहती हैं कबीर तुम बिना सोचे समझे क्या कर रहे हो, ये सब मत करो, क्या मिल जाएगा? तुम क्यों उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो? कबीर कहता है मैं अपनी ज़िंदगी में अपने लेवल की लड़की चाहता हूँ, उस काली बंदरिया को नहीं। दादी कहती है किसने कहा वो का? इतना ही बोली कि कबीर कहता है बाय दादी, अभी मुझे और बात नहीं बढ़ानी, आप जाओ यहाँ से, मैं रात में आऊँगा। वहीं आरूसी अपनी आंखों में आंसू लिए आईने के सामने जाती है और कहती है मेरा रंग तो ये मुझे अपने लायक क्यों नहीं समझती। ये सोचकर वो अपने आप को आईने में देखने लगती है। पता नहीं क्यों वो मुझसे इतना नफरत करते हैं। मैं इतनी बदसूरत तो नहीं लगती हूँ जितना वो मुझे बोलते हैं, आखिर क्यों? वहीं आरूसी रेडी होकर आ जाती है। दादी कहती है बहुत प्यारी लग रही हो बेटा, चलो अब जो भी मीठा बनाना हो बना लो और नेंग पूरा करो। उनकी बात सुन आरूसी का मन बहुत उदास हो चुका था। आखिर वो करे भी तो क्या करे, मजबूर जो थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं सोचा और मन मारकर सबके लिए उसने खीर बनाई। खीर बनाते ही उसने सबको दी और मुंह मीठा कराने के बदले सबने उसे बहुत सारे पैसे और गिफ्ट दिए। वहीं अब धीरे धीरे रात हो चुकी थी। आरूसी अभी अपने ही कमरे में सो रही थी। कबीर घर नहीं आया था तो उसने सोचा उसे फ़ोन करे। रात के 12 बज रहे थे, लेकिन उसे कॉल के कट होने की आवाज़ जब सुनाई दी तो उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए। वो चुपचाप जाकर बेड पर लेट गई। वो खुद से ही बोली शायद यही मेरी किस्मत है, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मैं अकेली ही सब कुछ करूँगी और ना ही अब मैं भाई के पास कॉल करूँगी। उन्हें क्या लगता है कि उनके बगैर मैं जी नहीं पाऊँगी। मैं जीऊँगी और जैसी मेरी ज़िंदगी है उसी में खुश रहने की कोशिश करूँगी। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में वो सो गई। रात के करीब 1 बज रहे थे जब रूम का दरवाज़ा खुला और कबीर लड़खड़ाते हुए अंदर की तरफ आया। आरूसी इस वक्त गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन गिलास विंडो खुली थी, जिस वजह से चांद की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी।
सोते वक्त वो और भी ज़्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। कबीर की लाल नसें भारी नजरें आरुषि के खूबसूरत चेहरे पर गईं। कबीर कहता है, ये कौन है जो इतनी खूबसूरत है? वो लड़की तो नहीं, लेकिन वो तो मैं दादी से बात करके आता हूँ। कबीर कहता है। कबीर नशे में जाता है और दादी के पास जाकर गेट खटखटाता है और कहता है, दादी दादी खोलो। दादी इतना शोर सुन कहती, कौन है? क्यों इतना तमाशा कर रहा है? दादी गेट खोल कहती हैं, क्या तमाशा मचा रखा है? दादी, वो जो लड़की, उसका रंग कैसा है, गोरा या काला? दादी कहती हैं, पगला गया है क्या? हम लड़की काली क्यों ढूंढेंगे तेरे लिए? हमने हीरा तराशा है तुम्हारे लिए, समझे? लेकिन दादी उसकी फ्रेंड थी और उसने मुझे बताया था कि आपकी शादी एक काली लड़की से करवाई जा रही है। आप ये शादी ना करें, उससे सुंदर तो मैं हूँ। दादी कहती है, बेटा वो तेरा पैसा देखकर तुझे रोक रही होगी, लेकिन तू उसकी बातों में आया क्यों? लेकिन दादी, एक ने कहा हो तो मानूं, वहाँ तो बहुत से लोगों ने यही कहा, तो तब तो तेरी टांग खींची है किसी ने जानबूझकर, क्योंकि हमारे यहाँ सबको पता था दूल्हे ने दुल्हन को नहीं देखा, इसलिए मतलब अब तुझे उसका रंग दिख गया तो हमदर्दी जग गई। अगर वो काली होती तो? कबीर कहता है, दादी चुप रहो, आप जानती हैं मुझे कि मैं कैसा हूँ, फिर भी और हर कोई रूप रंग ही देखता है। मैंने देख लिया तो गुनाह कर दिया, मैं जाता हूँ मेरी सोना के पास। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दादी कहती, सोना। कबीर लड़खड़ाते हुए उसके पास गया तो देखा वो उसके चेहरे पर हल्की लाइट थी। वो लैंप की थी जिससे वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसके पास जाते ही कबीर ने उसके गुलाबी होठों को देखा जो बहुत ज़्यादा जूसी लग रहे थे। कबीर उसके चेहरे को देखता है जो चांद से भी ज़्यादा चमक रहा था। बहुत खूबसूरत लग रही थी आरुषि। कबीर ने उसके होठों पर अपना अंगूठा रखकर सहलाया। आरुषि नींद में ही कसमसा गई। उसके कसमसाने से कबीर की उंगलियां उसके होठों पर और भी रब होने लगी। कुछ ही पलों में उसके होठों को रब करते करते कबीर नीचे झुका और अचानक से उसके होठों को अपने होठों में ले लिया और उसे किस करने लगा। अचानक से अपने होठों पर नींद में ही आरुषि को दर्द महसूस हुआ तो उसकी आंखें खुल गईं, लेकिन उसने जैसे ही कबीर को खुद को किस करते हुए देखा, वो बिल्कुल बिल्कुल दंग रह गई और उसकी आंखें फैल गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था इस वक्त कबीर उसे किस कर रहा था। आरुषि लगभग 5 सेकंड तक इस तरह पैरालाइज होकर कबीर को देखती रही, लेकिन दूसरे ही पल जब कबीर उसे और भी ज़्यादा प्रेशर के साथ किस करने लगा तो आरुषि अपने होश में आई। होश में आते ही वो जोर जोर से कबीर को दूर करने लगती है। वो नशे में था और वो उसे और भी ज़्यादा गहराई से किस करने लगा। आरुषि लगातार कबीर को दूर करती रही, लेकिन वो जितना दूर करती कबीर उसके उतना ही करीब आता चला जाता। आरुषि अब अपने सर इधर से उधर से हिलाने लगी, लेकिन कबीर उसे किस करते हुए उसके करीब आने लगा। आरुषि को अब सांस लेने में तकलीफ हुई। उसने लंबी लंबी सांस भरना शुरू किया, लेकिन उसके दोनों हाथ कबीर के कब्जे में थे, जिस वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। वो इधर से उधर अपना चेहरा घुमाने लगी, लेकिन तभी कबीर ने उसके चेहरे को कसकर अपने हाथों में जकड़ते हुए गुस्से के साथ कहा, किस करने दो मुझे। तुम इतना स्ट्रेंगल क्यों कर रही हो? मुझे ये अच्छा लग रहा है। तुम्हारे लिप्स बहुत सॉफ्ट हैं। आज से पहले मैंने ऐसे किसी को नहीं किया। मैं तुम्हारे लिप्स से एडिक्टेड हो गया हूँ। मुझे किस करने दो। यही कहकर वो फिर से उसके होठों को किस करने लगा। इधर आरुषि ने जब उसकी ये सारी बातें सुनी तो उसकी आंखें फिर से बड़ी हो गईं। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसके दिल की धड़कनें भी तेज थीं। वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि वो उसे भी एक सुकून बच रहा था, लेकिन वो जिंदगी की उसकी पहली किस थी जो कबीर ने कर लिया था। उसने अब स्ट्रगल करना बंद कर दिया, क्योंकि वो जितना स्ट्रगल करती कबीर उस पर अपनी पकड़ बनाता जाता। कबीर आरुषि के कपड़े उतार फेंकता। आरुषि को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो अपनी लड़ाई नहीं हार चुकी थी, क्योंकि उसे उसके पति का प्यार जो मिल रहा था, इसलिए वो बहुत खुश थी और दुखी भी थी कि पता नहीं क्यों कभी नशे में था तो उसे सुकून नहीं मिल रहा था। आखिर सुबह क्या होगा ये सोचकर वो घबरा रही थी। दोनों की रात एक दूसरे की बाहों में ही बीत गई। अब सुबह हो चुकी थी। आरुषि की नींद खुली तो कबीर को ही देख रही थी। कबीर की आंखें खुली तो आरुषि से कहता है, ऐसे क्या देख रही हो जान?
कबीर की बात आरुषि सुन कहती है कुछ नहीं। आपको कल रात का सब, हाँ मुझे सब याद है। नशे में था तो ये मतलब नहीं, जो भी किया पूरा होश से किया मैंने। तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया है। और ये कहते हुए कबीर अपने होठ आरुषि के सिर पर टिका देता है। वहीं आरुषि अपनी आंखें सुकून से बंद कर लेती है। कबीर कहता है जितनी भी रस रह गई हैं हम पूरी करेंगे। और अपने भाई को भी बुला लो, मुझे उनसे भी माफ़ी मांगना है। आरुषि कहती है आप सच कह रहे हैं। कबीर कहता है और तुम भी मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं अब भी यही कहूँगा कि मैं काली लड़की से शादी नहीं करता। और अगर मैं काली होती तो क्या एक्सेप्ट नहीं करते आप मुझे? कबीर कहता है नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैंने हमेशा ही सुंदर लड़की का सपना देखा था और सब अपने लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहते हैं। वहीं दरवाजे पर दादी दस्तक देती है। आरुषि जल्दी उठकर बाथरूम भाग जाती है और नहाने लगती है। वहीं कबीर गेट खोल कहता है क्या हुआ दादी? दादी कबीर के गले पर निशान देख सब समझ जाती है। वहीं कहती हैं कुछ नहीं, मैं तो तुम लोगों को जगाने आए थे। आरुषि भी कुछ देर बाद नहा कर निकल आती है और आरुषि कहती है मैं अपने भाई को फोन करके बुला लेती हूँ। कुछ देर यूं ही निकल जाता है और राज भी आ जाता है। राज को देख आरुषि उसे गले से लगा जाती है और कबीर आकर कहता है सॉरी राज, मैंने जो भी किया गलत किया, लेकिन मैंने तुम्हारी बहन को अब स्वीकार लिया है। तो राज कहता है आरुषि ने मुझे सब बता दिया है, मैंने तो अपनी बहन की खुशी देखकर ही माफ़ कर दिया था तुम्हें। अब पूरा परिवार खुश था और खुशी खुशी रह रहा था। कुछ साल बाद दोनों के पास प्यारी सी परी होती है, एक लड़की जन्म लेती है। कबीर की ऊंची सोच भी बदल चुकी थी, क्योंकि उसकी पहली संतान बेटी थी तो उसकी सोच बदल चुकी थी। और दोस्तों आप लोग बताओ, आरुषि और राज ने ठीक किया कबीर को माफ़ करके? तो दोस्तों ये कहानी लघु कहानी थी। तो आप लोग बताना आपको ये कहानी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।